नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि लाइन परिचालक मतलब साथियों लाइन अटेंडेंट का वैकेंसी वगैरह सब आ गया है और इसका सिलेबस भी आ गया है, जैसे कि साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो साथियों जो लाइन अटेंडेंट वाले बंदे साथियों, जो प्लांट असिस्टेंट वाले बंदे साथियों, ठीक है, संयंत्र सहायक वाले, ठीक है। तो साथियों देखिए, लाइन अटेंडेंट का सिलेबस थोड़ा उन्होंने छोटा दिया है, बट साथियों सिलेबस मतलब जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का 2 साल का होता है साथियों, उनमें से ही आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि इन्होंने विस्तार से जो प्लांट असिस्टेंट का सिलेबस दिया है वही लाइन अटेंडेंट का सिलेबस है। मतलब कि जो अपना इलेक्ट्रीशियन थ्योरी होता है 2 साल का साथियों, वो आपको पूरा ही पढ़ के जाना है। ठीक है, तो चलिए आज मैं इसका डीसी मशीन जो पहला ही चैप्टर यहाँ पे दिया गया है, मतलब साथियों ये जो अपना लाइन अटेंडेंट के इसमें है ना, तो चलिए आज देखते हैं डीसी मशीन का साथियों। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की नई बुक है साथियों, बहुत ही स्पेशल है ना। ये 3 in 1 तथा 41 MCQ NSQF और लेवल 4, मतलब बहुत ही अच्छे से इसमें समझा के डिटेल में, तथा इसके जो क्वेश्चंस भी बहुत सारे इसमें दिए हुए। तो चलिए इस बुक के इसमें लिखा हुआ देखते साथियों क्या लिखा हुआ जानते हैं। तो आज जो अपना चैप्टर रहेगा साथियों, डीसी जनरेटर रहने वाला है। ठीक है, जो कि लाइन अटेंडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि साथियों स्पेशली दिया हुआ है डीसी मशीन। तो डीसी मशीन में साथियों आप सबको पता होगा कि जो डीसी मशीन्स होती है ना, उसमें डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों का दोनों ही आता है। डीसी मशीन हम बोलते हैं उसको। ठीक है, तो आज देख रहे साथियों हम डीसी जनरेटर क्या होता है। तो माय डियर फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डीसी जनरेटर वह होता है जो क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन यहाँ पे जानते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे साथियों, जनरेटर व इसके प्रकार, जनरेटर एंड इट्स टाइप। ठीक है, जनरेटर एंड इट्स टाइप। जनरेटर एक मशीन होती है, जैसे कि आप सभी को पता है जनरेटर क्या होती है, एक मशीन होती है। जनरेटर एक मशीन होती है जो विद्युत उत्पन्न करती है। इसमें चुंबकीय फ्लक्स, कंडक्टर और घुमाव की आवश्यकता होती है। जनरेटर मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में परिवर्तित करने वाली मशीन होती है। यह फैराडे के नियम पर कार्य करती है। तो साथियों देखिए, इसमें पूरा का पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, तथा इसके बाद में साथियों इसके जो क्वेश्चंस है, वन लाइनर क्वेश्चन है तथा न्यू टाइप क्वेश्चन साथियों, वो भी पूरे के पूरे आपको कराऊंगा। तो देखते हैं इसके डिटेल में यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा डीसी जनरेटर क्या है, देखिए किस सिद्धांत पर कार्य करता है भी, ये फैराडे के नियम पर कार्य करता है। तो फैराडे का नियम क्या बोलता है, जब किसी चुंबकीय फ्लक्स में कंडक्टर रखा जाता है तो कंडक्टर चुंबकीय रेखाओं को काटता है। मतलब कि साथियों जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किया जाता है, जिससे क्या होता है, फ्लक्स का छेदन होता है, जिस कारण क्या होता है साथियों, उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये किसका नियम है भैया, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों, नेक्स्ट को इसमें आ रहा है ख, है ना, दिया है टाइप। टाइप का मतलब क्या है साथियों, इसमें ये दिया है टाइप्स। तो ये देखिए टाइप्स मतलब प्राइम मूवर के आधार पर, भैया प्राइम मूवर के आधार पर यह 3 प्रकार के होते हैं, वाटर टर्बाइन, स्टीम टर्बाइन, डीजल टर्बाइन। वाटर टर्बाइन जैसे कि आपने देखा होगा हाइड्रो पावर प्लांट होता है साथियों, वहाँ पे क्या होता है, जो टर्बाइन को घुमाया जाता है तो वाटर की सहायता से घुमाया जाता है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, देखिए साथियों स्टीम टर्बाइन। इसमें जो टर्बाइन घूमता है साथियों, स्टीम मतलब पानी को गर्म किया जाता है, उसके स्टीम में बदला जाता है, उसके बाद वो टर्बाइन के ऊपर में छोड़ा जाता है, तो उससे क्या होता है, अपना टर्बाइन घूमता है। ठीक है, आगे देखिए डीजल टर्बाइन, जैसे कि आपने जनरल देखा होगा घरों में अधिकतर, या फिर शादियों ब्याहों में देखा होगा डीजल इंजन। ठीक है, तो आगे देखिएगा ना, इसके बाद में आ रहा है उत्तेजन विधि के आधार पर भैया। तो उत्तेजन विधि एक्साइटेशन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, स्थायी चुंबक मतलब परमानेंट मैग्नेट भैया। सेकंड आ जाएगा सेपरेटली एक्साइटेड, और एक होता है सेल्फ एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड मतलब साथियों प्रत्येक रूप से उत्तेजित, जिसके लिए साथियों हमको मतलब कि साथियों जनरेटर को उत्तेजित करने के लिए किसी अन्य सोर्स जैसे कि बैटरी की आवश्यकता होती है। और जो सेल्फ एक्साइटेड मतलब होता है साथियों, उसमें एक रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म होता है, वो सेल्फ खुद से ही क्या होता है, एक्साइटेड होता है। और स्थायी चुंबक मतलब साथियों परमानेंट मैग्नेट होता है, जिसमें क्या होता है साथियों, उसके कारण वह उत्तेजित होता है। आगे देखिएगा साथियों, प्राइम मूवर के आधार पर क्या होता है माय डियर फ्रेंड, प्राइम मूवर के आधार पर यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम मूवर, जनरेटर में लगे कंडक्टर को घुमाने वाले भाग को प्राइम मूवर कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। तो साथियों 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या है, वाटर टर्बाइन टाइप। कंडक्टर जनरेटर की घूमने वाली शाफ्ट पर लगे होते हैं। यह शाफ्ट पानी की शक्ति से घुमाई जाती है। तो माय डियर फ्रेंड आप सबको पता होगा, जैसे कि आपने हाइड्रो पावर प्लांट देखा होगा जबलपुर में बरगी बांध, वहाँ पे क्या साथियों हाइड्रो पावर प्लांट बना हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे देखिएगा डैम पे जाके, तो आपको पता चलेगा कि वो जो पानी की सहायता से पेन स्ट्रोक, जब पेन स्ट्रोक में से पानी जाता है साथियों, कहाँ पे जाता है, वो टरबाइन के ऊपर में जाता है। टरबाइन मतलब उससे क्या होता है, घूमता है। यह शाफ्ट देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, वाली शाफ्ट पर लगे होते हैं। यह शाफ्ट पानी की शक्ति से घुमाई जाती है। पानी को ऊंचे स्थान पर बांध बनाकर एकत्रित कर लिया जाता है।
शाफ्ट को एक व्हील से लगा देते हैं और व्हील की परिधि पर समान दूरी पर पंखुड़ियाँ लगी होती है। बांध का पानी इन पंखुड़ियों पे गिरता है, जिससे क्या होता है, पंखुड़ियाँ घूमने लगती है। इसके साथ ही शाफ्ट घूमने लगती है और कंडक्टर में क्या होता है माय डियर फ्रेंड, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो ये रहा आपका क्या मतलब साथियों वाटर टर्बाइन, मतलब कि हाइड्रो पावर प्लांट में इस तरह से बिजली उत्पन्न होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डायग्राम यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है साथियों, इधर से पानी आ रहा है पेन स्टॉक की सहायता से, किस पे जा रहा है, ये टरबाइन पे गिर रहा है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, ये घूमता है और इसके साथ में शाफ्ट अटैच होती है, जिससे क्या होता है, शाफ्ट साथियों उसमें आर्मेचर, इसमें क्या होता है साथियों, कंडक्टर रहता है, जो क्या होता है साथियों, चुंबकीय क्षेत्र में रहता है, जिससे क्या होता है, प्लस का छेदन होता है, जिस कारण उन कंडक्टर में क्या होता है माय डियर फ्रेंड, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, इसके बाद में आता है स्टीम टरबाइन। सेम प्रोसेस है इसमें साथियों, लेकिन स्टीम टरबाइन में क्या होता है, भाप को टरबाइन के ऊपर डाला जाता है। आगे देखिएगा, स्टीम टरबाइन शाफ्ट को स्टीम से चलाया जाता है, जैसे कि रेल का इंजन चलाया जाता है। शाफ्ट पर एक व्हील पंखुड़ियों वाला लगा होता है। इन पंखुड़ियों पर हाई प्रेशर पर नोजल से स्टीम छोड़ी जाती है। स्टीम के दबाव से व्हील तेज गति से घूमने लगता है, साथ ही शाफ्ट घूमने लगती है। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों, आई होप कि आप समझ पा रहे होगे, रिलेट कर पा रहे होगे। आगे देखिएगा ना, इसमें दिया है डीजल इंजन टाइप। आप सभी ने देखा होगा डीजल इंजन को। शादियों में जनरेटर की शाफ्ट को डीजल इंजन से कनेक्ट कर दिया जाता है। डीजल इंजन के चलने के साथ साथ शाफ्ट भी घूमने लगती है। आगे देखिएगा, उत्तेजना विधि के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एक्साइटेशन मेथड, आपको पता होगा जो एक्साइटेशन मेथड होती है उसके आधार पर 3 टाइप के होते हैं। पहला क्या है भैया, स्थायी चुंबक, मतलब कि परमानेंट मैग्नेट। जनरेटर में चुंबकीय फ्लक्स को उत्पन्न करने के लिए चुंबक का प्रयोग किया जाता है। जिस जनरेटर में स्थायी चुंबक के पोल प्रयोग किए जाते हैं वह स्थायी चुंबक वाले जनरेटर या डायनेमो कहलाता है। यह साइकिल, टेलीफोन, जनरली साथियों जो मेगर होते हैं, मेगर इंसुलेशन टेस्टर, जिससे क्या होता है साथियों, केबल का, ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापा जाता है आदि में प्रयोग किया जाता है। यह बहुत ही कम वोल्टेज उत्पन्न करता है। कौन भी है, परमानेंट मैग्नेट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। आगे देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद में क्वेश्चन मतलब आगे देखिएगा, इसके बाद में नेक्स्ट आ रहा है हाँ, सेपरेटली एक्साइटेड टाइप। तो भैया ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर को उत्तेजित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो हमें सेपरेटली एक्साइटेड मतलब जो पृथक उत्तेजित जनित्र होता है उसको एक्साइटेड करने के लिए साथियों हमें डीसी बैटरी की आवश्यकता होती है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। इस जनरेटर में चुंबकीय फ्लक्स इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब होता है विद्युत चुंबक के द्वारा पैदा की जाती है। इसके ध्रुवों की ध्रुवता समान रखने के लिए बैटरी या डीसी विद्युत से पोलों को उत्तेजित किया जाता है। इस प्रकार के जनरेटर एसी उत्पन्न करने वाले एसी जनरेटर अल्टरनेटर कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, सेल्फ एक्साइटेड टाइप मतलब कि साथियों स्वयं द्वारा उत्तेजित। इस टाइप के जनरेटर के पोल स्वयं उत्पन्न विद्युत करंट से उत्तेजित हो जाते हैं। प्रारंभ में इन ध्रुवों में अवशिष्ट चुंबकत्व, तो देखिए साथियों यहाँ पे जो खेल है भी है किसका, अवशिष्ट चुंबकत्व का खेल है, क्योंकि यहाँ पर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म उत्पन्न होता है जो क्या साथियों फील्ड फ्लेसिंग करके उत्पन्न किया जाता है, जिसे थोड़ा वोल्टेज उत्पन्न होता है। यह वोल्टेज पुनः ध्रुवों में जाकर उन्हें अधिक चुंबकीय बना देता है तथा वोल्टेज और अधिक उत्पन्न होने लगता है। इस प्रकार के डीसी जनरेटर या डायनमो कहलाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं पृथक उत्तेजित और स्व उत्तेजित। तो अभी जानेंगे पृथक उत्तेजित। तो देखिए साथियों, ये पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र है, जिसमें क्या हो रहा है साथियों, जो फील्ड पोल होते हैं उसको हमने क्या किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब कि साथियों वाइंडिंग लपेट दी है तथा उसको क्या किया है, डीसी सप्लाई प्रोवाइड कर दी गई है। ठीक है, यहाँ पे हमको आर्मेचर एसी उत्पन्न हो रही है। आगे देखिएगा साथियों, स्व उत्तेजित मतलब होता है सेल्फ एक्साइटेड। तो साथियों यहाँ पे देखिए ये ब्रश लगा हुआ है, तो यहाँ पे अपने को देखिए कम्यूटेटर लगा हुआ है, तो साथियों यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने को डीसी उत्पन्न हो रही है। तो आप सभी को पता होने चाहिए जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होते हैं सीरीज, शंट और कंपाउंड 3 टाइप के होते हैं। आगे जब आएगा तो हम उसको भी पढ़ेंगे। तो आगे देखिए साथियों, इसके बाद क्या आ रहा है, अल्टरनेटर की कार्य प्रणाली क्या होती है, वर्किंग ऑफ अल्टरनेटर। तो साथियों आप सभी को पता होना चाहिए अल्टरनेटर क्या होता है। साथियों
सेम जनरेटर जैसा ही काम है इसका भी, ठीक है। तो ये देखिए अल्टरनेटर। अब यहाँ पे देखिए साथियों, मैं प्रणाली तो उसकी पढ़ नहीं रहा हूँ पूरा, ये देखिए यहाँ पे देखिए साथियों, जो जनरेटर होता है उसमें क्या होता है, आप जब आउटपुट लेते हैं, अगर उसमें साथियों कम्यूटेटर लगा है तो आपको डीसी उत्पन्न होगी, डीसी मिलेगी, उत्पन्न नहीं मतलब डीसी मिलेगी। और साथियों अगर स्लिप रिंग जो होता है तो आपको क्या मिलेगा, एसी मिलेंगी। तो यहाँ पे जो अल्टरनेटर होता है उसमें क्या लगी हुई होती है भैया, स्लिप रिंग लगी हुई होती है, मेंटल की रिंग। स्लिप रिंग भी है तांबे की बनी हुई होती है। तो ये देखिए ये स्लिप रिंग यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। आगे देखिए साथियों, इसके बाद देखेंगे, इसमें याद रखने वाली बात ये है साथियों कि जब लूप यहाँ पे दिया हुआ है, जब लूप एक साइड फ्लक्स के समकोण, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि जब अल्टरनेटर या फिर जनरेटर में विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होता है, तो आपको याद रखना चाहिए जब लूप एक साइड फ्लक्स के समकोण पर होता है, ठीक है, समकोण पर होता है, तब उस कंडीशन में क्या होता है साथियों, उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल BLV वोल्ट हो जाता है तथा समांतर अगर साथियों पैरेलल रहेगा तो वह वहाँ पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। तो देखिए साथियों आप लिखा है जब लूप की वही साइड फ्लक्स के समांतर मतलब कि पैरेलल में आ जाती है तो लूप फ्लक्स नहीं काटता है और लूप में कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता है। तो याद रखिएगा साथियों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन उठ के आता है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट इसके बारे में साथियों, यहाँ पे देखिए ये जो आप देख पा रहे साथियों, यहाँ पे डायग्राम्स भी बनी हुई, इनके द्वारा भी आप समझ सकते हैं। पैरेलल कंडीशन है तो इसमें क्या हो रहा है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं हो रहा है, ये एंगल है। तो यहाँ मतलब जब फ्लक्स का छेदन होगा, फ्लक्स कटेगा तभी तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो ये समकोण की एंगल पे अधिक से अधिक होता है, ये बताना चाह रहा है। आगे देखिएगा माय डियर फ्रेंड, आगे देखिएगा लूप में उत्पन्न विद्युत वाहक बल EMF की दिशा, मतलब जो लूप में विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो उत्पन्न होता है साथियों, वह फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के नियम के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो माय डियर फ्रेंड आप सभी को पता होना चाहिए कि जो डीसी जनरेटर होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कार्य करता है। और जो मोटर होती है माय डियर फ्रेंड डीसी मोटर, उसमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल वर्क करता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको देखने भी मिला होगा कई बार एग्जाम में और देखे भी होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हम जानेंगे कि फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होता है। तो इस नियम के अनुसार दाएं हाथ के अंगूठे पहली उंगली मतलब कि साथियों पहली उंगली और दूसरी मतलब मिडिल फिंगर को इस प्रकार रखें कि एक दूसरे से समकोण बनाए। तो देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है साथियों, आगे देखिएगा, समकोण पर रहे अंगूठा कंडक्टर की गति की दिशा, पहली उंगली फ्लक्स की दिशा और दूसरी उंगली कंडक्टर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा। तो साथियों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो साथियों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे राइट हैंड बना हुआ है फ्लेमिंग का। तो साथियों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, लाखों बार हजारों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो थंब होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, जो इंडेक्स फिंगर होती है, मिडिल फिंगर होती है, ये किसे किसे दर्शाती है। तो माय डियर फ्रेंड जो थंब होता है ये मोशन मतलब डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ कंडक्टर, डायरेक्शन द मोशन ऑफ कंडक्टर। और जो साथियों फर्स्ट उंगली मतलब कि इंडेक्स फिंगर होती है वो क्या करती है, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स का होती है। और जो साथियों मिडिल फिंगर होती है ये इंड्यूस्ड EMF होती है। माय डियर फ्रेंड याद रखिएगा जो डीसी जनरेटर होता है उसमें मिडिल फिंगर जो होती है साथियों वो क्या करती है, इंड्यूस्ड EMF मतलब कि उत्पन्न विद्युत वाहक बल को, मतलब विद्युत वाहक बल उत्पन्न को दर्शाती है, ठीक है, इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। तो ये याद रखिएगा यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हजारों बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन आ रहा है मतलब कि स्लिप रिंग और कम्यूटेटर की कार्यप्रणाली। तो साथियों जो स्लिप रिंग होती है वह भी तांबे की बनी हुई होती है, जो कम्यूटेटर होता है वह तांबे की हार्डन मोटी पट्टियों का बना हुआ होता है। तो देखते भी है दोनों का वर्क क्या है, दोनों किस किस काम के लिए यूज़ किए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वर्किंग ऑफ द स्लिप रिंग एंड कम्यूटेटर। स्लिप रिंग क्या होता है, स्लिप रिंग यह तांबे की रिंग होती है जो जनरेटर की शाफ्ट पर लगी होती है परंतु शाफ्ट से इंसुलेटेड रहती है। कंडक्टरों के सिरे इसे कनेक्ट करते हैं
कनेक्ट रहते हैं। इस पर लगे ब्रशों द्वारा अल्टरनेटिंग करंट मिलता है। स्लिप रिंगों का उपयोग कंडक्टर में उत्पन्न एसी, देखिए साथियों, कंडक्टर मतलब कि साथियों चाहे डीसी जनरेटर हो चाहे एसी जनरेटर हो, उसके जो आर्मेचर होता है साथियों, उसमें हमेशा ऑलवेज टाइम क्या होता है, एसी उत्पन्न होता है। तो एसी को एकत्रित करने के लिए किया जाता है, जैसे कि चित्र नंबर 5 में दर्शाया गया है। तो भैया चित्र नंबर 5 जैसे कि मैं आपको दिखा देना चाहूँ, ये यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे जैसे कि ये देख पा रहे चित्र नंबर 5 में, ये जो आप देख पा रहे साथियों, ये क्या है, स्लिप रिंग्स लगी हुई है। ठीक है, तो ये क्या करती है भैया, जो अल्टरनेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है एसी को हमको एकत्रित करके देती है। एकत्रित मतलब वहाँ से लेंगे ब्रशों के माध्यम से, कार्बन ब्रश की सहायता से हम आउटपुट लेंगे। ठीक है, हमको मिलेगा। ठीक है, आगे देखिएगा, जैसे कि चित्र में 5 में देखा गया। आगे देखिए साथियों, इसके बाद में बोलना चाह रहा है कि कम्यूटेटर क्या होता है भैया। कम्यूटेटर एज अ मोस्ट आईएमपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, ये कई बार पूछा जा चुका है कि कम्यूटेटर किसका बना होता है, इसमें इंसुलेशन मटेरियल क्या भरा हुआ होता है। तो देखिएगा, कम्यूटेटर के खंडों से बना होता है, मतलब जो कम्यूटेटर होता है साथियों ये अर्ध गोलाकार होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अर्ध गोलाकार मतलब गोल तो रहेगा, लेकिन बीच में क्या होता है, सेगमेंट के रूप में बना हुआ रहता है। ये देखिएगा, ये बीच से क्या हुआ, कटा हुआ है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ साथियों, कटा हुआ है। ठीक है, तो कम्यूटेटर तांबे के खंडों मतलब सिगमेंटों से बना होता है। प्रत्येक खंड एक दूसरे से इंसुलेटेड रहते हैं। शाफ्ट अर्थात कंडक्टर के एक पूर्ण चक्कर में से आधे चक्कर में करंट एक दिशा में प्रवाहित होती है और आधे चक्कर में विपरीत दिशा में, जैसे कि चित्र नंबर 5 में लगे लोड, जैसे कि आपको अभी दिखा था, रेजिस्टेंस में दिखाया गया है। बाहरी सर्किट में करंट यूनिडायरेक्शन में उस समय मिलने लगती है जब मेटिंग रिंग अर्थात स्लिप रिंग के स्थान पर कम्यूटेटर लगाया जाता है। कम्यूटेटर प्रत्येक आधे चक्र में बाहरी सर्किट में कॉइल के कनेक्शन स्वयं ही विपरीत कर देता है, जिससे करंट यूनिडायरेक्शन में बनी रहती है। तो साथ ही जो कम्यूटेटर होता है भी, इसके माध्यम से हमको क्या होता है, डीसी प्रोवाइड होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, डीसी जनरेटर की कार्यप्रणाली, वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर। तो देख लिया साथियों आपने, ये कम्यूटेटर तो देख लिया। यहाँ पे देखिए, इसके बीच में इंसुलेशन के रूप में क्या भरा होता है भैया, माइका भरा होता है। ये कार्बन ब्रश इसके आजू बाजू में लगे हुए रहते हैं, तो ये सिगमेंटों के रूप में होता है, जो हार्डन तांबे की मोटी पत्तियों का कम्यूटेटर बना हुआ होता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। डीसी जनरेटर की कार्यप्रणाली, वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर, इसमें दो ध्रुवों के मध्य कंडक्टर एक लूप ए बी सी डी, कम्यूटेटर के एक्स सेगमेंट से ए बी और वाई सेगमेंट से सी डी लूप लगा होता है। दोनों सेगमेंट पर लगे ब्रूसों के लोड रेजिस्टेंस लगा होता है, जैसे कि चित्र नंबर 10 में दर्शाया गया। तो साथियों ये क्वेश्चन इसकी प्रणाली बता रहा है कैसा क्या होता है, आप सभी को पता है इसके बारे में। आगे देखिएगा, तो ये देखिए आप देख पा रहे हैं, ये क्या भी अपना जनरेटर है। जनरेटर मतलब क्या हो गया साथियों, डीसी जनरेटर यहाँ पे बताया गया है। तो ये देखिएगा, अपने फील्ड पोल लगे हुए होते हैं, दो पोल, उसके बीच में क्या होता है, ये कंडक्टर, जिसको बोलते हैं आर्मेचर में क्या होता है, कंडक्टर होता है। आर्मेचर का काम किया कंडक्टर को स्थान प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए आर्मेचर, ये क्या होता है, इन चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, जिससे क्या होता है तो ये यहाँ पे देखिए, ये फ्लक्स के जो होते हैं ना, फ्लक्स के चुंबकीय मतलब प्रवाह मतलब होते हैं, उसका क्या होता है, छेदन करता है, जिससे क्या होता है इन कंडक्टर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और हमको आउटपुट के माध्यम में यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लोड लगा सकते हैं, कुछ भी लोड लगा सकते हैं, रेजिस्टेंस मतलब कि हीटर, बल्ब, लाइट, लैंप, जो भी हो। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है, ये इसका पूरा का पूरा साथियों इनका बारे में लिखा हुआ है क्या होता है, कैसा होता है। ठीक है, अगर आपके पास में साथियों अगर वहाँ पे कम्यूटेटर लगा हुआ है, तो आपको जो सप्लाई मिलेगी क्या होता है, ब्रश से यूनी डायरेक्शन में मिलने लगता है। ठीक है, ये देखिए, ये आपको सप्लाई इस टाइप से मिलेगा। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट इसके बाद में देखिएगा, डीसी जनरेटर की बनावट कैसी होती भी है। डीसी जनरेटर की बनावट बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। डीसी जनरेटर की बनावट पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यार, हज़ारों बार। तो देखिए साथी, आपको ये डिटेल में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि देखिए आप क्वेश्चन तो लगा लेंगे, पर क्वेश्चन आप जब तक आपको साथियों डिटेल में अगर पता नहीं रहेगा तो क्वेश्चन कैसे आंसर कर पाएंगे। ठीक है, रटने से कोई काम नहीं चलेगा भैया, क्योंकि क्वेश्चन अंदर अंदर से पूछता है यार, मतलब वो भी जानता है कि एग्जामिनर भी जानता है कि भैया लंडे ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है अंदर से। तो ठीक है, देखिए इसमें देखिएगा डीसी जनरेटर की बनावट। तो डीसी जनरेटर की बनावट में निम्न मुख्य भाग होते हैं। कौन से होते हैं भैया, पहली बात तो योक होता है, सबसे फर्स्ट आपको योक दिखेगा, उसके बाद में फील्ड पोल दिखेंगे, आर्मेचर, कम्यूटेटर, ब्रश वगैरह बेरिंग। तो देखिए भैया, इसमें दिया हुआ है जो
योक व साइड प्लेटें। योक क्या होती है आप सभी को पता होना चाहिए। एक योक मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग है किसका, डीसी जनरेटर का। योक व साइड प्लेटें। योक जनरेटर का वह भाग है जिसमें अन्य भाग लगाए जाते हैं, इस पर ध्रुव लगाए जाते हैं और यह मैग्नेटिक फ्लक्स का पूरा सर्किट बनाता है। यह कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है। इसके ऊपरी भाग पर आई बोल्ट लगा हुआ होता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जिसके द्वारा मशीन को उठाया जा सकता है। योक के दोनों ओर दो साइड प्लेटें होती हैं जिससे मशीन पूर्ण रूप से ढक जाती है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, इसके बाद दिया हुआ है आप जैसे कि देख पा रहे हैं फील्ड पोल। तो जो फील्ड पोल होते हैं साथियों, उन्हीं के ऊपर में तो फील्ड वाइंडिंग की जाती है ना, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो देखिए माय डियर फ्रेंड, इसमें दिया हुआ है फील्ड पोल। फील्ड इसमें दिया हुआ है साथियों, फील्ड यह चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए प्रयोग होता है। मतलब क्या होता है भैया, यह चुंबकीय फ्लक्स को उत्पन्न करने के लिए प्रयोग होता है। इसके आगे का भाग पोल शू कहलाता है। तो देखिए ये पोल शू कौन सा वाला भैया, आपको भी दिखा देता हूँ। देखिए ये जो पोल शू यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये पोल शू है और ये क्या है, पोल फील्ड पोल है, उसके ऊपर ये कोर है और इसके ऊपर में क्या होता है, हम लोग वाइंडिंग को लपेट देते हैं। ठीक है, और इनके बीचों बीचों में यहाँ पे क्या लगे हुए बेटा भैया, इंटरपोल लगे हुए रहते हैं। ठीक है, तो आगे देखिएगा, पोल शू कहलाते हैं जिसका क्षेत्र अधिक होता है। पीछे के भाग में पोल कोर होती है। छोटी मशीन में कास्ट आयरन या कास्ट स्टील के पोल होते हैं, परंतु बड़ी मशीनों में लेमिनेटेड पोल होते हैं। तो भैया लेमिनेटेड क्यों करते हैं, ताकि जो अपना एडी करंट लॉस हो उसको कम करने के लिए लेमिनेटेड करते हैं। तो जो बड़ी मशीनें होती है साथियों, उसमें भी जो का मशीन जो होती है उसमें जो पोल बनते हैं वो लेमिनेटेड पोल होते हैं। कास्ट आयरन या कास्ट स्टील चुंबकीय बल रेखाओं को फैलाने में सहायक करता है। पतली सीट लगभग, यह सिलिकॉन स्टील का बना हुआ होता है साथियों। यह स्टील को की पतली सीट लगभग 0.35, देखिए साथियों 0.35 से लेकर 0.5 mm तक होती है। याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन 100 बार, हजारों बार, लाखों बार पूछा जा चुका है। यह 0.35 से 0.5 mm मोटाई की बनाई जाती है। यह लेमिनेशन वार्निश, यह जो होती है साथियों सिलिकॉन स्टील की पत्ती की बनाई जाती है तथा यह लेमिनेटेड होती है, जो क्या करती है साथियों, एडी करंट लॉस को कम किया जाता है, इसीलिए इसको लेमिनेटेड किया जाता है। लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, ताकि इसका जो एडी करंट लॉस हो वह कम किया जाए, और सिलिकॉन की मात्रा इसलिए मिलाई जाती है ताकि साथ इसका जो स्टेरिसिस लॉस हो वह क्या हो, कम हो। या पेपर से इंसुलेट होती है जिससे एडी करंट कम उत्पन्न हो। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है एडी करंट कम उत्पन्न हो। प्रत्येक लेमिनेशन में स्लॉट कटी होती है। इन
सबको एकत्रित करके आर्मेचर बना दिया जाता है। आर्मेचर का भार कम करने के लिए, उसे ठंडा करने के लिए कोर में डक्ट बना दिए जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये भी अपना आर्मेचर है, ठीक है, डक्ट, और ये देखिए बीच में छेद बना दिए है, ठीक है। तो साथियों जैसे कि आपने इसमें देखा, ये अपना आर्मेचर हो गया, ठीक है। आगे देखिए साथियों, आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर कोर की स्लॉटों में तांबे के इंसुलेटेड तार के वाइंडिंग की जाती है। जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है साथियों, आर्मेचर कोर में स्लॉटों में तांबे के इंसुलेटेड तारों में वाइंडिंग की जाती है, जिसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। वाइंडिंग दो प्रकार की होती है। तो साथियों जो लेप वाइंडिंग होती है और जो वेव वाइंडिंग होती है साथियों, इस पे भी हजारों बार क्वेश्चन बन चुका है कि लेप में क्या होता है, वेव में क्या होता है, किस में करंट अधिक होता है, किस में वोल्टेज अधिक होता है, पूरा का पूरा जानेंगे साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एक उठ के आता है। लेप बराबर ए बराबर क्या होता है, पी होता है साथियों। लेप में क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, पी होता है। और वेव में क्या होता है साथियों, ए बराबर 2 होता है। हमेशा ये बात हमेशा याद रखिएगा साथियों, है ना। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है साथियों, लेप वाइंडिंग क्या होती है। लेप वाइंडिंग, ठीक है, इस वाइंडिंग में कॉइल एक दूसरे पर चढ़ाए हुए की जाती है, चढ़ाए हुए की जाती है। इसे पेलर वाइंडिंग, मतलब कि जो लेप वाइंडिंग होती है इसको समांतर वाइंडिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसके पेलर मार्ग पोलों की संख्या के बराबर होती है। मतलब कि समांतर पथों की संख्या ये बराबर क्या होता है, पी होता है। इसके कनेक्शन पेलर इसके कनेक्शन पैरेलल में किए जाते हैं, जैसा कि चित्र नंबर 14 में दिखाया गया है, ठीक है। ये देखिए पैरेलल वाइंडिंग है। ये क्वेश्चन आता है साथियों, याद रखिएगा। ये देखिए क्वेश्चन आता है कि यह कम वोल्टेज और अधिक करंट वाली मशीनों में उपयोग की जाती है। तो ये हो गई अपनी लेप वाइंडिंग। ये देखिए इस टाइप से ये कही जाती है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ये भैया क्यों कहाँ यूज़ की जाती है भैया, यह कम वोल्टेज में व अधिक करंट में यूज़ की जाती है, मशीनों में यूज़ की जाती है, कम वोल्टेज अधिक करंट, ठीक है। आगे देखिएगा वेव वाइंडिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है भैया। इसमें क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, 2 होता है ना। तो देखिएगा यह सीरीज वाइंडिंग, यह क्वेश्चन आता है साथियों, इसको कौन सी वाइंडिंग बोलती है, तो यह सीरीज वाइंडिंग होती है। इसके कनेक्शन सीरीज में आगे की ओर होते हैं। इसे पैरेलल मार्ग केवल 2 होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 2 ही होते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। वाइंडिंग लहर मतलब वेव की भांति पूरे आर्मेचर पर होती है। प्रत्येक मार्ग में आर्मेचर की आधी करंट प्रवाहित होती है। यह अधिक वोल्टेज और कम करंट वाली मशीनों में प्रयोग की जाती है। तो ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो साथियों जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इसका यह डायग्राम है वेव वाइंडिंग का, ठीक है। इसमें समांतर पथ की संख्या हमेशा 2 ही रहेगी, ठीक है। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, चाहे इसमें कंडक्टर कितने भी हो, ठीक है, ये ऐसा बढ़ते हुए जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो समांतर पथ की संख्या हमेशा क्या रहेंगी साथियों, 2 ही रहेंगी, है ना। मतलब कि साथियों ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। ये याद रखिएगा और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, है ना। ठीक है, आगे देखिए इसमें आगे देखिए कम्यूटेटर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है साथियों डीसी मशीन का, ठीक है। कम्यूटेटर बहुत अच्छी चीज़ है साथियों। देखिए ये काय का बना होता है, मैं बता चुका हूँ आपको साथियों, कमेंट में आप भी जरूर बताइए, ठीक है। यह आर्मेचर में उत्पन्न अल्टरनेटिंग विद्युत वाहक बल को यूनिडायरेक्शनल, मतलब कि साथियों एक दिशीय, इसको दिक् परिवर्तक भी बोलते हैं, या फिर इसको मैकेनिकल रेक्टिफायर भी बोलते हैं, क्योंकि साथियों ये उत्पन्न हुई एसी को यह डीसी में परिवर्तित करके हमें देता है, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल विद्युत वाहक बल परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह हार्ड ड्रांड कापर का बना होता है। कापर की मोटी पत्तियों का सिगमेंट के रूप में यह बना होता है, क्योंकि कापर क्या है साथियों, एक अच्छा चालक होता है, जिसको Cu से दर्शाया जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है माय डियर फ्रेंड, 29 होता है, जिसका साथियों मेल्टिंग पॉइंट 1084 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो याद रखिए 1083 या फिर 1084 डिग्री सेंटीग्रेड आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, तो वो भी याद रखिएगा, है ना। तो आगे देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है यह एक अच्छा चालक है, सही बात है, और रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। और इस वाइंडिंग के तारों को कनेक्ट करने के लिए सोल्डर आसानी से किया जा सकता है, और इसमें कई सेगमेंट दो एक दूसरे से माइका क्या है साथियों, एक अचालक इंसुलेटर या फिर कुचालक होता है।
जो इंसुलेटेड होता है, ठीक है। से शाफ्ट के साथ इंसुलेटेड रखते हुए बेलनाकार में लगाकर बनाया जाता है। सेगमेंट के एक सिरे पर वी ग्रूव होता है। इसमें माइका की वी रिंग स्टील रिंग से इंसुलेटेड करके सेगमेंटों के वी आकार के ग्रूव में फिट की जाती है। स्टील रिंग बांधकर कस दी जाती है। सेगमेंट के ऊपर की ओर उठा हुआ भाग होता है जिसे राइजर कहते हैं। राइजर देखा होगा ना आपने, कम्यूटेटर के जस्ट ऊपर में जहाँ सोल्डरिंग की जाती है उसको राइजर कहते हैं, ठीक है। इसमें खांचा ग्रूव बना होता है। आर्मेचर वाइंडिंग के कनेक्शन इन्हीं खांचों में सोल्डर किए जाते हैं। जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है ना, कि कनेक्शन इन्हीं खांचों में किए जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए साथियों, यहाँ पे कुछ इस टाइप का इसका डायग्राम आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये सेगमेंट है, ये माइका है, ये राइजर है, ये मतलब एकदम डीप में अलग अलग करके इनका ये सब डायग्राम दिखाया गया है। और ये देखिए कम्यूटेटर सेगमेंट। अब देखिए साथियों, ये आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर कैसा होता है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे दर्शाया गया। देखिए ये आर्मेचर हो गया, ये आर्मेचर की वाइंडिंग हो गई, ये कम्यूटेटर हो गया, और ये क्या होगा, शाफ्ट। मतलब जो शाफ्ट रहता है साथियों, उस पर ये सब चीज़ें क्या होती है, फिट रहती है, ठीक है। ये प्लेन ये यहाँ पे ये लगा हुआ है, ठीक है। आगे देखिएगा साथियों, इसके बाद ये ब्रश व राकर, ये क्या कहलाते हैं और क्या काम होता है इनका, है ना। तो ये भैया योक के सामने वाली प्लेट जिसे फ्रंट एंड प्लेट कहते हैं, ये राकर लगा होता है। यह बेकेलाइट का बना हुआ होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, गोल आकार में होते हैं, इस पर ब्रश ब्रश होल्डर, एडजस्टेबल स्प्रिंग और पिगटेल वायर होता है। ब्रश कम्यूटेटर की करंट को एकत्रित करता है। यह कार्बन कॉपर अथवा कॉपर कर्ण मिले हुए ग्रेफाइट के बने होते हैं। अधिकतर कार्बन के ब्रश ही डीसी मशीनों में प्रयोग किए जाते हैं। इसके निम्न कारण है, मतलब अधिकतर जो डीसी मशीनों में ब्रश यूज़ किए जाते हैं साथियों, कॉपर और कार्बन के यूज़ किए जाते हैं। तो ये कॉपर और कार्बन का यूज़ किया जाता है। तो देखिए इनका मतलब यूज़ क्या है, मतलब अच्छे से बताया गया है, इसमें पॉइंट बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यह कार्बन, याद रखिएगा, यह कार्बन कॉपर अथवा कॉपर कर्ण मतलब कि ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं, ये याद रखिएगा साथियों। देखिए जो ब्रश होते हैं, जो कार्बन ब्रश जो होती है कार्बन के बने होते हैं, कॉपर या फिर कॉपर एलॉय मिश्र या फिर ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। देखिए इनका क्या मतलब बताया गया, स्पेसिफाई यहाँ पे लिखा गया है। तापक्रम के बढ़ने पर कार्बन का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, कार्बन जो सी है ना, ये एक ऐसा मतलब अपवाद धातु है ना, अधातु है, जो क्या करता है, जिसका टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम होता है। क्योंकि साथियों आपने जनरली देखा होगा, जितनी भी धातुएं होती है, जैसे जैसे उनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसके अनुसार ही उसका जो क्या होता है साथियों, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। लेकिन ये जो कार्बन है साथियों, इसमें क्या होता है, इसमें डिक्रीज होता है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, ठीक है। तथा ये स्मूथ एंड मुलायम होता है साथियों, ये खुद घिस जाता है, लेकिन जो कम्यूटेटर है उसको घिसने नहीं देता, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, है ना। बहुत अच्छी मतलब ये पॉइंट है भी ना। आगे देखिएगा, इसमें लिखा हुआ, यह ऑक्सीडाइज नहीं होता, ये अधिक तापमान पर भी यह कार्य कर सकता है। यह सरलता से आवश्यक आकृति में बनाया जा सकता है। इसकी कैपेसिटी 4 से 6 एम्पियर प्रति वर्ग सेंटीमीटर होती है, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट इसमें दिया गया है, इसकी चौड़ाई लगभग 3 से 4 गुनी होती है। लो वोल्टेज मशीनों में कॉपर के ब्रश प्रयोग किए जाते हैं। अधिक करंट के लिए कॉपर मिले ग्रेफाइट के ब्रश प्रयोग किए जाते हैं। ये ब्रश होल्डर में फिट होते हैं। जो ब्रश होल्डर होते हैं साथियों, यह पीतल के बने हुए होते हैं। पीताजी तांबा और जिंक का मिश्र धातु होता है। ब्रश होल्डर बॉक्स टाइप में मार्गन टाइप कांस्टेंट प्रेशर टाइप के होते हैं। ब्रशों पर एडजस्टेबल स्प्रिंग से प्रेशर पड़ता है। यह प्रेशर सामान्यतः 75 से 150 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। ब्रश होल्डर के मध्य फ्लेक्सिबिलिटी तार, जिसे पिक टेल तार कहते हैं, से लगा होता है। इसे ही उत्पन्न विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है। मतलब जो कंडक्टर या फिर जो आर्मेचर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, हम क्या करते हैं साथियों, ब्रश के माध्यम से ही बाहर लेते हैं। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पे ये देखिए, ये बम टाइप दिख रहा है, ये भैया ये क्या है, इसकी कनेक्टिंग लीड है। और ये क्या भैया, ये अपना कार्बन ब्रश है, ठीक है। ये रॉकर लगे, ये ब्रश होल्डर्स है, और ये पिक टेल है, ठीक है। ये देखिए ऐसा जुड़ा हुआ रहता है ना।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है साथियों, याद रखिएगा, देखिएगा, है ना, आपको समझ पा रहे हो। ठीक है, आगे देखिएगा बेयरिंग। अब बेयरिंग्स क्या होते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। डीसी मशीन में घूमने वाले भाग के सहारे के लिए बेयरिंग लगाई जाती है। इससे बिना कंपन के रोटर सरलता से घूमता है। सामान्यतः यह निम्न प्रकार की प्रयोग की जाती है। तो चलिए कौन से प्रकार की प्रयोग की जाती है भैया देखिएगा, इसमें क्वेश्चन है इसका, देखिए मतलब बताया गया है। गन मेटल बुश बेयरिंग, यह छोटी मशीनों में प्रयुक्त होता है। गन मेटल बुश बेयरिंग यह छोटी मशीनों में प्रयुक्त होता है। आगे देखिएगा बाल या फिर रोलर बेयरिंग, यह मध्यम साइज की मशीनों में प्रयोग की जाती है। आगे देखिएगा बाबिन मेटल ब्रश, इसके आधे आधे दो भागों को मिलाकर इसे बनाया जाता है। यह बड़ी मशीनों में प्रयोग की जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा बाबिन या फिर मेटल बुश। ठीक है, डीसी मशीन के सभी भाग चित्र 19 में दर्शाए गए जैसे कि ऊपर में दिखाए थे। ठीक है, साथ ही पोलों के फ्लक्स की दिशा भी दिखाई गई तथा मैग्नेटिक सर्किट किस प्रकार पूरा होता है वह व्यक्त किया गया है। जो फ्लक्स पोल से बाहर जाता है वह लीकेज फ्लक्स कहलाता है। इसका कोई उपयोग नहीं होता, इसे फ्लक्स लॉस भी कहा जाता है। पोल से गुजरने वाली फ्लक्स उपयोगी फ्लक्स होती है। योग के साथ पोल लगे रहते हैं जिन पर लगे पोल शू अधिक फ्लक्स को उत्पन्न करते हैं। आर्मेचर पर कंडक्टर लगे होते हैं जो पोल शू के फ्लक्स को काटते हैं। इसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल कम्यूटेटर पर आता है जिसे ब्रश के द्वारा, साथियों बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, इसका पूरा बताया गया कि कैसे कैसे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ पर फिर से एक बार, योग के साथ पोल लगे रहते हैं जिन पर लगे पोल शू अधिक फ्लक्स को उत्पन्न करते हैं। आर्मेचर पर कंडक्टर लगे हुए होते हैं। आप सभी को पता है जो आर्मेचर होता है उसमें क्या होता है, कंडक्टर लगे हुए होते हैं जो पोल शू के फ्लक्स को काटते हैं, मतलब जो फ्लक्स का छेदन होता है, जिससे इन कंडक्टरों में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और ये पैदा हुआ विद्युत वाहक बल कम्यूटेटर पर आता है जिससे ब्रश के द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। कम्यूटेशन कम करने के लिए पोलों के मध्य इंटरपोल भी लगाए जाते हैं। तो साथियों आगे जो कम्यूटेशन होता है कैसे होता है तथा स्पार्किंग कैसे होती है, वहाँ पे इसको कम करने के लिए क्या करते हैं, इंटरपोल लगाते हैं साथियों, वो भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए साथियों ये आप डायग्राम देख पा रहे हैं, यह है अपना डीसी मशीन की असेंबली। यहाँ पे लिखा हुआ है साथियों डीसी मशीन की असेंबली। तो आप सबको पता होगा सबसे पहले इसमें क्या होता है, शाफ्ट होता है, उसके बाद में साथियों आर्मेचर होता है, कम्यूटेटर होता है एंड फैन लगा हुआ होता है। ठीक है, ये बॉडी योग। अब देखिए साथियों यहाँ पे क्या हुआ है, जो बॉडी होती है, जो योग होता है साथियों, ये क्या करती है, ये मतलब कि मैग्नेटिकली पाथ प्रदान करती है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है पाथ मैग्नेटिक फ्लक्स। और जो बॉडी का भी कार्य, बॉडी जो कार्य करती रहती है मैग्नेटिकली पाथ प्रदान करने का भी कार्य करती है तथा उसको सुरक्षा भी प्रदान करती है अंदर के पार्ट को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ये सबसे पहले तो ये आ गया शाफ्ट आ गया, पोल शू हो गया साथियों, ये योक है सबसे पहले, ये आर्मेचर है, कम्यूटेटर, ये लीकेज फ्लक्स का फील्ड वाइंडिंग क्या होती है साथियों, जो पोल होते हैं उनके ऊपर में फील्ड वाइंडिंग की जाती है और ये पाथ मैग्नेटिक फ्लक्स का है ना यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, जो कि अपने को दिखता नहीं लेकिन होता है। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों, डीसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेटेड बाय जनरेटर, ईएमएफ। तो साथियों आप सभी को पता है कि जब हम किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान करते हैं तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो उसका भी एक फार्मूला होता है साथियों, उसमें क्या आ जाएगा, ई बराबर क्या जाएगा साथियों, फाई ZNP/60A होता है। तो ये कैसे होता है इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे साथियों। इसके में जो नेक्स्ट क्लास है उसमें पूरी इसको मैं समाप्त कर दूंगा। मतलब कि जो डीसी जनरेटर होते हैं 3 टाइप के होते हैं, सीरीज सेट कंपाउंड होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये जो मतलब इसका फार्मूला होता है साथियों, इसके बेस पे क्या होता है अपने क्वेश्चंस बनते हैं। और ये जो क्वेश्चन है साथियों ये कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। 4 पोल है, इतना वेबर है, इतना RPM से घूम रहा है, यानी इतना है। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए बराबर 5ZNP/60 इंटू के 2 कब होगा साथियों, जब ए बराबर क्या होता है, पी होता है। तो उस कंडीशन पे ए बराबर ये देखिए 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखिएगा। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे यहाँ से इसके बाद में। ठीक है, तो साथियों मैं आप सभी से यही बोलना चाहूँगा कि भाई देखो यार एग्ज़ाम तो आपके
फरवरी के एंडिंग या फिर मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे। जो लाइन परिचालक है, प्लांट असिस्टेंट है, तो अपने पास में साथियों देखिए जनवरी फरवरी पूरा का पूरा महीना तैयारी के लिए बचा हुआ, तो आप तैयारी करते रहिए, बिल्कुल आपका सिलेक्शन जरूर होगा साथियों। मेरे को पता है साथियों कि मैं खुद सिलेक्टेड हूँ इसमें, है ना। तो साथियों आप तैयारी करेंगे तो आपका भी जरूर से जरूर सिलेक्शन होगा। अभी नॉन टेक के लिए भी आप रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, है ना, एमपी जीके पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, आप सबको पता है, क्योंकि नंबर दोनों में आएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। 60 नंबर का आपका ये रहेगा, क्या रहेगा भैया, अपना थ्योरी रहेगा, ठीक है। 60% और 40% आपका नॉन टेक का रहेगा, तो भैया तैयारी दोनों का बैलेंस करके करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आई होप साथी इस क्लास में आपको मज़ा आया होगा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। तो दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा धन्यवाद।